नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि अगर स्टॉक मार्केट में जब किसी स्टॉक को हम पिक करते हैं तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है और कौन से एनालिसिस हमें करने की जरूरत होती है। तो बेसिकली जब हम किसी स्टॉक को पिक करते हैं तो हमें दो प्रकार के एनालिसिस होते हैं, एक फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस उन चीजों के लिए करते हैं जब हम कभी शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, जब हमें यह जानना होता है कि उस मार्केट का, उस स्टॉक का सेंटीमेंट क्या है। तो हम शॉर्ट टर्म के जरिए चार्ट को स्टडी करके, चार्ट को रीड करके हम ये समझने की कोशिश करते हैं और एक अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि ये शेयर किस तरफ जाएगा, किस मूवमेंट में जाएगा। कई सारे टूल्स और टेक्निक्स होते हैं। उस टेक्निकल एनालिसिस के बारे में मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। आज मैं बात करने वाला हूं फंडामेंटल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस सबसे पहले तो ये समझते हैं क्यों जरूरी है। मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाना चाहूंगा। जब हम किसी इंसान का बाहर से अपीयरेंस देख करके, उसका लुक देख करके कोई भी अंदाजा लगाते हैं कि ये बंदे का स्वास्थ्य ठीक है, इस बंदे की हेल्थ सही है, वो हमने सिर्फ एक उसके बाहर का अपीयरेंस देखा, उसे देख करके अंदाजा लगा दिया, उसको हम कहेंगे टेक्निकल एनालिसिस। यानी कि एक मोटा मोटी हमने उसके बॉडी स्ट्रक्चर को, उसके चाल को, उसके अपीयरेंस को देख करके हमने अंदाजा लगा दिया। लेकिन अगर हम ये कहें, जब तक हमें पता ही नहीं है उसके हार्ट में क्या प्रॉब्लम है, उसके अंदर के बॉडी पार्ट्स में क्या प्रॉब्लम है, वो सारी चीजें हमें रिपोर्ट से पता चलेगी, जांच से पता चलेगी। उस जांच को, उस रिपोर्ट्स को, सारे एनालिसिस को, उस स्टडी को हम लोग कहेंगे फंडामेंटल एनालिसिस। इसी तरीके से किसी शेयर में, किसी कंपनी में हम जब एक चार्ट के जरिए समझ लेते हैं और एक मोटा मोटी अंदाजा लगा देते हैं कि शेयर का सेंटीमेंट क्या होने वाला है, यानी कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उसको हमने टेक्निकल एनालिसिस कह दिया। लेकिन हम जब पूरी स्टडी करते हैं, हम जब उसे पूरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि इस कंपनी की क्या ग्रोथ होने वाली है, इस कंपनी में ये कितने लंबे समय तक चलने वाली है, फ्यूचर में क्या रिजल्ट है, इसका मैनेजमेंट कैसा है, जब हम उसकी पूरी एनालिसिस करते हैं और लंबे समय तक के इन्वेस्टेड रहने के लिए जो सारी चीजें हम निकालते हैं, सारे डेटा एक्युमुलेट करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस में किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और बहुत आसान भाषा में इसको मैं आप तक पहुंचाने की भी कोशिश करूंगा। तो शुरू करने से पहले अभी मैं आपको से एक बार कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें और वीडियो पर कमेंट जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। आज आप लोग देख रहे हैं मैंने ये बोर्ड का भी यूज किया है, क्योंकि कभी कभी जब मैं ऐसे बताने की कोशिश करता हूँ कई पॉइंट मिस हो जाते हैं, फिर बाद में लगता है यार बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो मैंने मिस कर दिया। तो मैंने आज ये पॉइंट्स एक मोटे मोटे इस बोर्ड पर लिख दिए ताकि सारी चीजें जो मैंने तैयार की, जिस मैंने रिसर्च किया, जो मुझे जानकारी है, आप तक पूरी तरीके से पहुंचाए। तो फंडामेंटल एनालिसिस को हम दो तरीके से करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस और दूसरा क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस को हम उसके नाम से ही अंदाजा लगा सकते हैं, जिसमें हम क्वांटिटी का रिसर्च करते हैं, जिसमें हम डेटा की स्टडी करते हैं, जिसमें हम उसके एस्टिमेट करते हैं, जहां पर उसके इकोनॉमिक्स आंकड़े आते हैं, इकोनॉमिक्स एनालिसिस आते हैं, उसको हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। और क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब हो गया जब हम उस कंपनी की, उस स्टॉक की, उस ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। अब ये समझते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या क्या होता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब है जब हम उसी कंपनी की बैलेंस शीट को पढ़ते हैं, हम ये समझते हैं इसमें कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, ये कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। हम जब उस कंपनी की ईपीएस, यानी कि उस शेयर का ईपीएस कैलकुलेट करते हैं, ईपीएस का मतलब अर्निंग पर शेयर, ये ईपीएस, पीई, इन सारी चीजों पर मैं डिटेल में वीडियो एक एक करके बनाऊंगा और अपने चैनल पर पोस्ट करूंगा। तो आप बाद में ईपीएस और पीई के बारे में पूरी डिटेल में उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अभी हाल फिलहाल मैं इतना ही बता रहा हूँ कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम बैलेंस शीट को पढ़ते हैं, हम उसके पी रेशियो को समझने की कोशिश करते हैं। ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर, यानी कि एक शेयर की अर्निंग कितनी है या एक शेयर कितना प्रॉफिट कमा के देता है,
उसको हम ईपीएस कहते हैं। उस कंपनी की या उस स्टॉक की पी रेशियो क्या है वो कैलकुलेट करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। हम उस कंपनी के एसेट और लायबिलिटी के बारे में भी समझते हैं कि उस कंपनी की क्या लायबिलिटी है और क्या उस कंपनी की एसेट यानी कि क्या संपत्ति है। जब हम उनका एनालिसिस करते हैं वो भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे भी इकोनॉमिक्स के डेटा, उसके प्रॉफिट्स के डेटा पढ़ रहे हैं, उसके क्वांटिटी डेटा को समझ रहे हैं, तो वो एसेट एंड लायबिलिटी भी हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आती है। उस कंपनी में किस प्रकार के एक्सपेंसेस हैं, वो एक्सपेंसेस ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज हो रहे हैं या वो एक्सपेंसेस को कंपनी किसी न किसी तरीके से कंट्रोल कर रही है, ये स्टडी भी करते हैं। ये सारी चीजें क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आती हैं। अब बात करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। दोस्तों, किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहने के लिए क्वालिटेटिव एनालिसिस का होना या उसको करना, उसको समझना बहुत जरूरी है। यही एक चीज है जो बताती है कि वो कंपनी भविष्य में कितने लंबे समय तक टिक पाएगी। जब कोई कंपनी ज्यादा लंबे समय तक टिक पाती है तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं प्रॉफिट कमाने में। ये श्योरिटी वाली बात होगी। जब कोई ज्यादा लंबे समय तक टिकेगा तो ऑब्वियसली बात है कि वो किसी ना किसी तरीके से प्रॉफिट कमा करके देगी। जैसे कि जब कोई बैट्समैन पिच पर लंबे समय तक टिक जाता है तो हमें थोड़ा सा बिलीव हो जाता है कि ये रन बनाने की चांसेस, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में सबसे पहले हम उस कंपनी के, उस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के बारे में समझते हैं कि उस कंपनी में जो मैनेजमेंट है उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, उनके क्या एक्सपीरियंस है, या उन्होंने जो पास्ट में किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में उस पोस्ट पर काम किया तो उन्होंने उस कंपनी को कितना ऊपर तक पहुंचाया, कितना बेनिफिट निकाल के दिया। तो उसकी पूरी मैनेजमेंट की स्टडी करना। दूसरा, उस इंडस्ट्री के बारे में समझते हैं, उस कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। जैसे किसी कंपनी का, मान लीजिए कोई कंपनी एफएमसीजी की कंपनी है, तो हम उसको समझने की कोशिश करेंगे कि एफएमसीजी का जो बिजनेस है, वो इंडस्ट्री है, वो क्या ग्रोथ करने वाली है, या क्या उसकी ग्रोथ में आगे भविष्य में, आज के 5 साल बाद, 10 साल बाद, उसके भविष्य में उस कंपनी के लिए इंडस्ट्री का जो मार्केट है वो कम होने वाला है। जैसे कि अब आप ये समझ लीजिए कि आज के 20-25 साल पहले जो मार्केट था वो किसी धातु का, किसी चीजों का बहुत ज्यादा था। आज के दौर पर हम बात करें तो आईटी इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा मार्केट है। तो ये टाइम टू टाइम एक जो मार्केट का चेंजिंग होना, उसको समझना बहुत जरूरी है। अब जैसे कि जब नेचर ऑफ बिजनेस की बात करते हैं तो इससे हमें पता लगता है कि इस बिजनेस का जो ये बिजनेस है या जो इंडस्ट्री है, जैसे कि एफएमसीजी है, एफएमसीजी न तो कभी बंद होने वाली है, न भविष्य में कभी बंद हुई है, क्योंकि जो जरूरत के सामान है, जो रोजमर्रा की जिंदगी के सामान है, उनकी जरूरत आपको पड़नी ही पड़नी है। और आप लोगों को भी ध्यान भी होगा कि लॉकडाउन के समय में जो मार्केट में जिस तरीके से अचानक से मार्केट में लॉकडाउन की जो अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद में एफएमसीजी की सारी कंपनियों के शेयर टॉप पर पहुंच गए, बढ़ना शुरू हुए। क्योंकि लोगों ने खाने पीने, लोग सोना चांदी इकट्ठा नहीं कर रहे थे उस समय, क्योंकि उन्हें पता है इसकी जरूरत नहीं है। इस समय खाने पीने के सामान की जरूरत है। लोग अपने घरों में स्टॉक करके रख रहे थे, लोग अपने घरों में आटा स्टॉक करके रख रहे थे, चावल स्टॉक करके रख रहे थे, क्योंकि उन्हें पता है अगर ये लंबे समय तक गया और मार्केट बंद रहा तो हमें इस चीजों की ही जरूरत पड़ेगी। तो नेचर ऑफ बिजनेस से हमें ये पता चलता है कि इसका मार्केट जो ग्रोथ है वो क्या होगी, इसकी डिमांड कम होगी, इसकी सप्लाई कभी कम होगी क्या। तो डिमांड सप्लाई का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। नेचर ऑफ बिजनेस के बाद में आती है बात फ्यूचर ऑफ ग्रोथ की। जब हमें बिजनेस का पता चलता है तो हमें यह भी पता लग जाता है कि इसके फ्यूचर में क्या ग्रोथ होने वाली है। मान लीजिए जैसे कि अभी हम Naukri.com की बात करें तो Naukri.com एक ऐसे इन्फोएज की प्रोडक्ट है, इन्फोएज का Naukri.com। तो हमें पता है कि Naukri.com अभी न तो कभी नौकरियां कम होंगी और ना ही कभी कंपनियां कम होंगी। कंपनी को एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, एम्प्लॉय की जरूरत है, और जो जॉब करने के लिए उनको जॉब की जरूरत है, यानी कि दोनों का कोरिलेशन हमेशा बना रहेगा। तो ये Naukri.com कभी बंद नहीं होने वाली। तो इससे हमें फ्यूचर ऑफ ग्रोथ पता चलता है कि हो सकता है
हमारे प्रॉफिट इतने ज्यादा ना हो सकता है कि इसका ग्रोथ बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन एटलीस्ट वो कंपनी तो बंद नहीं होगी, वो कंपनी तो चलती ही रहेगी। दोस्तों इसके अलावा हम ये भी समझते हैं कि उस कंपनी ने डेट, कोई कर्ज तो नहीं ले रखा है, या अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए कितना कर्ज ले रखा है और वो किस प्रकार का कर्ज ले रखा है। कोई ऐसा बड़ा कर्ज तो नहीं ले रखा है जो बाद में कंपनी के लिए किसी तरीके का नुकसान दे। तो ये भी बातें हमें समझनी पड़ती हैं। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स थे जो हमने फंडामेंटल एनालिसिस में कवर किए, और मैंने ये भी बताने की पूरी कोशिश करी कि मोटा मोटी तरीके से हम किस तरीके से इन सारी चीज़ों का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर लंबे समय तक हमें किसी कंपनी में इन्वेस्टेड रहना है तो ये पॉइंट्स और ये सारी चीज़ें समझना बहुत जरूरी है। अब आगे के आने वाले वीडियो में मैं आपको EPS क्या होता है, PE क्या होता है, इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, छोटे छोटे वीडियो बना करके जरूर पोस्ट करूंगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन तक भी आप तक पहुंच जाए। और इसके अलावा एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आजकल बहुत सारी साइट, बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी है जो ये सारा डेटा हमें रेडीमेड अवेलेबल करा के देते हैं। तो उन एप्लीकेशंस का फायदा उठाइए, जैसे कि मनी कंट्रोल है, टिकर टेप है, इस तरीके की कई सारी एप्लीकेशंस हैं जिनका आप बेनिफिट उठा सकते हैं, और उन पर आपको ये सारे जो एनालिसिस जो मैं बता रहा हूँ बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। आप वहां पर जाकर के पढ़ सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, और सारी चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो बस आज की वीडियो में जो था मैंने आप तक पहुंचाया, और कोशिश करूंगा कि आगे आने वाली वीडियो में भी बहुत अच्छे से, बहुत साधारण भाषा में आप तक सारी जानकारी पहुंचाऊं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।